गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के साथ। हम स्टार्ट कर रहे हैं, नया एक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ेंगे। आप ये देखिए, पहले तो पूरा एक्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में हमारे पास जो पूरा सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, चैप्टर 17। चैप्टर 17 के अलावा कुछ भी नहीं है। कितने सेक्शन? सिर्फ 10 सेक्शंस, यानी कि चैप्टर 17 में सेक्शन 138 से लेके 147 तक, 138 से लेके 147 सेक्शन तक ये कवर हो रहे हैं। बस यही आपका पार्ट ऑफ द सिलेबस है। अब आप ये देखिए, छोटा सा एक्ट है आपके पास ये। दिस इज द रीजन कि इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। आप प्रीलिम्स में देखोगे, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मेंस में हिमाचल की अगर आप स्ट्रेटेजी लेके चलोगे, आपके पास देखिए क्रिमिनल लॉ के एग्जाम में अ, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 8 क्वेश्चंस आते हैं। क्रिमिनल लॉ के पेपर में आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं? 5। अब इसका अगर आप सिलेबस देखोगे, मेजर सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस तो ठीक है, बट यहाँ से आप मैक्सिमम कितने? 3 क्वेश्चंस कर पाओगे। यहाँ से आप मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस कर पाओगे, और ये करने ही करने पड़ेंगे आपको, कोई चॉइस नहीं, क्योंकि जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ना उसमें लोकल बहुत ज़्यादा होगा। अब ये लोकल लॉ सारा तो आप नहीं कर पाओगे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ा भी नहीं हुआ सारा। बट ऐसा कर सकते हो, आपको ये जो रेस्ट ऑफ 2 क्वेश्चंस यहाँ से सिलेक्ट करने हैं ना, उसमें से आप एक क्वेश्चन कर सकते हो सिलेक्ट। किसका? एक्साइज एक्ट का, क्योंकि एक्साइज हमने क्या किया हुआ है, डिटेल में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हुआ है। इसी के साथ कुछ कुछ पार्ट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाला पार्ट इसलिए जरूरी है आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना, क्योंकि सिर्फ 10 सेक्शंस हैं, 138 से लेके 147 सेक्शन तक, और इतने में ही पूरा आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब प्रीलिम्स के लिए भी छोटा सा टॉपिक है, मेंस के लिए भी छोटा सा टॉपिक है। आप कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो उसमें बाकी बच्चों से अगर कंपेयर किया जाए, तो हम इसको एक तो जो डिटेल में पढ़ना तो हमने है ही है इसको, मतलब जो इसके कंटेंट है उसमें डिटेल में जाके एनालाइज तो उसको करेंगे ही करेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे। जो रीसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह है, हम वो भी यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। इसकी वेटेज रहती है काफ़ी, इसीलिए हम इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे पास ये जो एक्ट है 1881 में आता है। जब 1881 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारे पास आया, इसमें सिर्फ सेक्शन 1 से लेके 137 तक सेक्शंस हुआ करते थे, यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ पे चैप्टर, टोटल जो चैप्टर थे वो 16 चैप्टर्स थे। जब ये एक्ट हमारे पास आता है, उसमें 17th चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं ना, वो पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं था। ये जो ऐड किया गया, ये लेटर ऑन हमारे पास आफ्टर अ सेंचुरी, अराउंड 100 ईयर्स के बाद 1988 का एक हमारे पास एक्ट आता है। उसके थ्रू चैप्टर 17 जो है वो ऐड किया गया। और जब ये चैप्टर 17 ऐड किया गया आज की डेट में, तो एट प्रेजेंट देखिए चैप्टर 17 में क्या है। एट प्रेजेंट चैप्टर 17 में हमारे पास सेक्शन 138 से लेके 147 तक सेक्शंस हैं। पर जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय, 1988 की बात हो रही है, उस समय चैप्टर 17 में सिर्फ सेक्शन 138 से लेके 142 तक ही हुआ करते थे। 143 से लेके, यानी कि सेक्शन 143 से लेके ऑनवर्ड्स 147 तक के जो सेक्शंस हैं वो लेटर ऑन ऐड किए गए। लेटर ऑन ऐड किए गए बाय अमेंडमेंट, ऐड किए गए। कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किए गए? 2002 की अमेंडमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रीलिम्स के लिए। आप देखो, सिर्फ हम चैप्टर 17 कर रहे हैं। आपको ये बताया जब हमारे पास एक्ट आता है, कब? 1881 में। जब हमारे पास ये एक्ट आया 1881 में,
उस समय जो ये चैप्टर 17 हम पढ़ने जा रहे हैं ये पार्ट ऑफ द एक्ट नहीं था। अराउंड 100 ईयर्स के बाद इसको ऐड किया जाता है। 100 ईयर्स के बाद 1988 में हमारे पास एक अमेंडमेंट एक्ट आता है। उस एक्ट से चैप्टर 17 को ऐड कर दिया गया। और जो वो चैप्टर 17 था, आज जो चैप्टर 17 है उनमें भी डिफरेंस था, क्योंकि जब ये ऐड किया गया तब सिर्फ हमारे पास 138 से लेके 142 तक सेक्शन थे, और बाकी के जो सेक्शन है 43, 143 से 147 तक वो कब कैसे किए गए, 2002 की अमेंडमेंट से किए गए। अब इतना ही नहीं है कि सिर्फ ये दो अमेंडमेंट मेजर यहाँ पे हुई है, इसके बाद भी अगर आप देखोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चैप्टर 17 की बात हो रही है सिर्फ। एक हमारे पास अमेंडमेंट एक्ट आता है 2015 में, एंड लास्ट हमारे पास अमेंडमेंट एक्ट आता है 2018 में। तो टोटल हम ये अमेंडमेंट जिसमें पढ़ने वाले हैं इसका सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे कि किस तरह से ये हमारे पास अमेंडमेंट्स हुई है। आप सिर्फ इतना समझिए कि पहले तो चैप्टर 17 खुद ही अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। चैप्टर 17 खुद ही अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। चैप्टर 17 में एट प्रेजेंट हमारे पास 138 से लेके 147 तक सेक्शन है। टोटल हम इसमें कितनी अमेंडमेंट्स पढ़ने वाले हैं? पहली हम पढ़ेंगे 1988 की अमेंडमेंट, यानी कि पूरा चैप्टर ही उसकी देन है। फिर हम उसमें पढ़ेंगे सेकेंड 2002 की अमेंडमेंट। फिर हम पढ़ेंगे 2015 की अमेंडमेंट, 2018 की अमेंडमेंट। अब ये अमेंडमेंट मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब थोड़ा सा मैंने आपको चैप्टर के बारे में बता दिया होगा। स्टार्टिंग में ही अमेंडमेंट बतानी शुरू कर दी फिर आपको चीजें समझ नहीं आएगी। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले क्योंकि जब ये चैप्टर ऐड किया 1988 में, तो इस चैप्टर में हमारे पास 138 से 142 तक के सेक्शंस थे। पहले हम ये करेंगे, फिर हम जो ये लेटर ऑन हमने सेक्शंस ऐड किए हैं ये सेक्शंस भी करेंगे, और फिर इसके साथ रिलेट करके जो नए सेक्शंस ऐड किए गए वो देखेंगे, और इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे कि अमेंडमेंट आने से बेसिकली क्या चेंजेस हुए हैं। आप देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नाम से ही वैसे तो हमें पता चल रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल मतलब लाइक मोड ऑफ एक्सचेंज। आप देखिए, पहले अगर ब्रिटिश एरा की बात की जाए उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चला करता था। उससे भी पहले की अगर बात की जाए बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, करेंसी नहीं होती थी, हम कोई चीज दे के किसी चीज को ले लिया करते थे। फिर उसके बाद करेंसी नोट्स आ गए हमारे पास, यानी कि मनी, पैसा दे के हम कोई भी चीज परचेज कर सकते थे। अब हर ट्रांजैक्शन में समटाइम्स क्या होती है, ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी भी होती थी, इतनी मनी कैरी करना पॉसिबल भी नहीं होता था। तो इस नीड को देखते हुए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको देखते हुए, सेफ्टी को देखते हुए कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐड किए गए। मोड ऑफ एक्सचेंज ही है ये भी, एक किसी को पैसा देने का एक तरीका है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया गया है। इसके अलावा भी है बट हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं। पहला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है प्रोमिसरी नोट्स, एंड तीसरा है चेक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये एक रिटर्न ऑर्डर होता है। ये एक रिटर्न ऑर्डर होता है। 3 इसमें पार्टीज होती हैं, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। रिटर्न ऑर्डर होता है, जो मेकर है यानी कि जो ड्रॉयर है वो ड्रॉई को कहता है कि पेई को इतना पैसा पे कर देना। मैंने अपने बैंक के ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, तो मैं अपने बैंक को ऑर्डर कर रहा हूँ, एक रिटर्न ऑर्डर दे रहा हूँ कि जब इसका पेई यानी कि होल्डर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट आपसे पैसा लेने आएगा तो आप उसको इतनी अमाउंट पे कर दोगे। चेक में भी ऐसा ही होता है। चेक इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चेक में भी हम यही करते हैं, 3 पार्टीज होती हैं। मैंने चेक आपके नाम का काटा, आप बैंक में जाओगे, आपको पैसा मिल जाएगा, यानी कि मैं रिटर्न ऑर्डर कर रहा हूँ यहाँ पे बैंक को पैसा पे करने के लिए। बट प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, इट इज अ रिटर्न प्रॉमिस। ये ऑर्डर नहीं होता, ये प्रॉमिस होता है। इसमें सिर्फ 2 ही पार्टीज होती हैं। जैसे ऊपर हमने 3 पार्टीज पढ़ा, इसमें सिर्फ 2 ही पार्टीज होगी। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको इस डेट को या इससे पहले जब आप डिमांड करोगे आपको इतना पैसा पे कर दूंगा, तो वो प्रॉमिसरी नोट हो गया। दोनों ही मोड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बट एज फार एज आर सिलेबस फॉर हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज इज कंसर्न्ड, ओनली दिस इज द पार्ट ऑफ सिलेबस। हम बाकी का ये नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें हम सिर्फ
चैप्टर 17 पढ़ेंगे जो कि डील कर रहा है चेक से। चैप्टर 17 जो है वो डील कर रहा है चेक से, और चेक के बाउंस होने से डील कर रहा है कि आपने अगर किसी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, यानी कि चेक दिया, और वो बाउंस हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, वो हम 130 ऑनवर्ड सेक्शंस में पढ़ेंगे अभी। आप देखिए सेक्शन, बेरेक्ट निकाल लेना एक बारी, सेक्शन चैप्टर 17 है हमारे पास जो पार्ट ऑफ सिलेबस है, ऑफ पेनल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन दी अकाउंट्स। चैप्टर 17 की अगर आप हेडिंग देखोगे वो क्या क्या कह रहा है आपको, कि चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। किस रीजन से डिसऑनर हो गया चेक, क्योंकि अकाउंट में क्या था, इनसफिशिएंट फंड्स थे। तो देखो जो चेक बाउंस होता है ना, वो सिर्फ इनसफिशिएंट फंड्स के कारण से बाउंस नहीं होता है, अदर रीजंस भी होते हैं। अकाउंट क्लोज हो गया, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो क्या वो रीजंस भी यहाँ पे कवर होंगे, या फिर सिर्फ यहाँ पे इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स को ये कवर कर रहा है, इसके ऊपर भी आएंगे टॉपिक। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि हम यहाँ पे पेनल्टीज बेसिकली पढ़ने वाले हैं इन केस की चेक अगर डिसऑनर हो जाता है। ये हमारे पास स्टार्टिंग से यहाँ पे पार्ट ऑफ से वो नहीं था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसको लेटर ऑन अमेंडमेंट से ऐड किया गया 1988 की अमेंडमेंट से इसको हमने ऐड किया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, बेयर एक्ट में आपके ये लिखा है ऊपर 3, बेयर एक्ट में देखिए थर्ड पे क्या लिखा हुआ है, आपके पास जो भी बेयर एक्ट है उसमें चेक कीजिए, इंसर्टेड बाय एक्ट 66 ऑफ 1988, यानी कि पूरे चैप्टर की बात हो रही है यहाँ पे, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1989। अब बच्चे ये तो याद रख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिकली, आपको सबको टिप्स पे याद होता है 1988 के एक्ट से ये ऐड हुई है, 1988 के एक्ट से ये ऐड हुआ है। बट हम ये नहीं वहां पे पढ़ के जाते कि एक्ट का नंबर क्या था, 66। जानबूझ के हिमाचल में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स की बात हो रही है, आपसे ये सबको पता होता है 1988, वहां पे वो पूछ लेगा बताइए कि 1988 से ये ऐड हुआ चैप्टर 6 कौन से एक्ट से हुआ, उसमें 66 आएगा, 55 ऑप्शन आ जाएगा, एक दो और दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रख लेना बाय एक्ट 66 ऑफ 1988, एक तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए। दूसरा विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से फिर ये इन फोर्स आया, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर 1989। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी, और ये चीज याद रख लेना कि पूरा का पूरा पार्ट नहीं था, सिर्फ 42 सेक्शन तक, 142 सेक्शन तक इसमें ऐड किए गए, बाकी के सेक्शंस लेटर ऑन इसमें ऐड किए गए। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया ना, लाइटली मत लेना इसको, टिप्स पे कर जाना, पिछले ईयर्स के पेपर्स उठा के देख लेना, टाइम एंड अगेन यही चीजें उसने पूछी हुई है। अब आइए वापस, आप देखिए हमें ये तो समझ आ रहा है कि 1988 में हमारे पास ये चैप्टर यहाँ पे आ गया, तो क्या 1988 से पहले, 1988 से पहले चेक नहीं हुआ करते थे, या हम यहाँ पे देखिए क्या कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ रहे हैं, अगर 1988 से पहले किसी का कोई चेक बाउंस हो जाता था, तब फिर क्या रेमेडीज होती थी सामने वाले के पास, दो रेमेडीज होती थी, उसमें से पहली रेमेडी आप सिविल सूट फाइल कर सकते थे। बट आपको भी पता है जब हम सिविल साइड पे रेमेडी अवेल करते हैं, सिविल सूट फाइल करते हैं, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। सिविल साइड पे जब हमें रेमेडी लेना है, तो हमें अगर एक्सपीडिशियस रेमेडी चाहिए तो क्रिमिनल साइड पे टर्न होना पड़ेगा। एक और ऑप्शन था, सिविल रेमेडी तो थी इससे पहले, यानी कि बिफोर बिफोर 1988 हमारे पास एक तो सिविल रेमेडी थी जो आज भी हम अवेल कर सकते हैं, प्लस क्रिमिनल साइड पे, क्रिमिनल साइड पे हम आईपीसी के सेक्शन 420 में जा सकते थे, आईपीसी के सेक्शन 420 में चीटिंग के लिए हम फाइल किया कर सकते थे। बट अब आप कहोगे कि देखो क्रिमिनल लाइबिलिटी पहले भी तो थी, फिर इसको यहाँ पे लाने की नेसेसिटी क्या पड़ गई। यहाँ पे जो हमारे पास ये क्रिमिनल, देखिए ये क्रिमिनल ही है, ये जो पीनल प्रोविजन यहाँ पे दे रहा है
ये क्रिमिनल ही है, बट लाइबिलिटी यहाँ पे उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी, ये एक्सपीडिशियस है। बेसिकली इट इज इन द नेचर ऑफ सिविल, इसको सिर्फ क्रिमिनल कलर दिया गया है, इसको सिर्फ क्रिमिनल कलर दिया गया है फॉर द पर्पसेस ऑफ पनिशमेंट। इस चीज को याद रख लेना। क्यों? देखिए क्या होता था इसमें, जब हम आईपीसी में 420 सेक्शन में सामने वाले के ऊपर केस डालते थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक बाउंस हो गया, तो आपको ये पता है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक रूल है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमें प्रूफ करना पड़ता है। और चेक बाउंस के केसेस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जब हम प्रूफ करने बैठते हैं तो देयर आर चांसेस कि जिसका चेक बाउंस हुआ है उसका एक्विटल हो जाएगा। देयर आर हाई चांसेस, क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना इतना इजी नहीं होता ना। तो दिस इज द रीजन कि जो क्रिमिनल साइड पे हमें ये दिया हुआ था प्रोविजन, वो इनसफिशिएंट फील होना शुरू हो गया क्योंकि नंबर ऑफ एक्विटल्स होने शुरू हो गए। तो लेजिस्लेचर ने इस चीज को देखा और चैप्टर 17 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कब 1988 में ऐड कर दिया। कौन से एक्ट से? एक्ट 66 से। तो एक्ट नंबर 66 ऑफ 1988 से ये चैप्टर ऐड कर दिया। यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो इतना हैवी नहीं है जितना कि क्रिमिनल में होता है। यहाँ पे अगर आप प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी प्रूफ कर देते हो दैट इज सफिशिएंट। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? ये भी क्रिमिनल शेड है बट बेसिकली ये सिविल नेचर का है, इसको क्रिमिनल कलर्स दिए गए। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है जिस तरह से सिविल में प्रूफ किया करते हैं उसी तरह से रहने वाला है यहाँ पे। अब देखिए हम ये पढ़ रहे हैं, सबसे पहले सेक्शन 38 पढ़ रहे हैं हम। आपको ये तो पता लग गया 1988 में हमारे पास ये आता है। 1988 में सिर्फ कितने सेक्शंस आए? 4 सेक्शंस आए। अब उसमें से पहला सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम पहले 3 सेक्शंस पढ़ेंगे जो आपस में रिलेट हो रहे हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं आपको लिखवाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इसको लिखवाते हुए और इसको करते हुए मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आगे के टॉपिक पे टाइम नहीं लगेगा इतना ज़्यादा। 4 अमेंडमेंट्स करनी है, पूरा एक्ट हमारे पास खत्म हो जाएगा। कितनी बारी अमेंडमेंट हुई है यहाँ पे? 4 बारी। पहला चैप्टर 17 खुद ही अमेंडमेंट से ऐड हुआ 1988, फिर दूसरी अमेंडमेंट होती है 2002 में, फिर तीसरी अमेंडमेंट होती है 2015 में एंड लेटेस्ट अमेंडमेंट 2018 में। ये 4 अमेंडमेंट्स हम इसमें पढ़ेंगे। आगे देखिए, याद रख लेना अमेंडमेंट्स का पूछा जाता है प्रीलिम्स में, ठीक है। डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एटसेट्रा। यहाँ पे भले ही उसने इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स लिखा था बट जब आप सेक्शन पढ़ोगे डिटेल में तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? इनसफिशिएंसी एटसेट्रा ऑफ फंड्स इन दी अकाउंट्स। भले ही अकाउंट्स में इनसफिशिएंट फंड्स है या फिर अदर रीजंस है, अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है तो उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे बताई जा रही है 138 में। अब ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, आपको प्रैक्टिकली भी ये काम आएगा। वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम। सपोज मेरा एक अकाउंट है कैनरा बैंक में, नीचे कैनरा बैंक है, मेरा अकाउंट है सपोज कैनरा बैंक में और मैं कैनरा बैंक का किसी को चेक काट के देता हूँ। मैं आपको रमन को चेक दे रहा हूँ कैनरा बैंक का। अब मैं कौन हूँ यहाँ पे? जो ड्रॉ करता है वो ड्रॉयर होता है। मैंने ड्रॉ किया है चेक, मैं मेकर हूँ और किसकी फेवर में किया है? रमन की, वो पेई है, उसको पे होना है पैसा। ड्रॉई कौन हो जाएगा यहाँ पे? जिसको ऑर्डर किया जा रहा है यानी कि बैंक। अब वो बैंकर इसको पे करेगा, कहाँ से पे करेगा? वो मेरे अकाउंट से पे करेगा। यहाँ पे यही लिखा है देखो, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन, मैंने चेक ड्रॉ किया, ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम, मैंने कैनरा बैंक का अकाउंट मेरा था, उस अकाउंट से मैंने क्या किया? चेक ड्रॉ किया। विद अ बैंकर फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी, किस चीज के लिए मैंने चेक ड्रॉ किया? यहाँ पे पेमेंट ऑफ मनी के लिए चेक ड्रॉ किया। टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन कौन हुआ यहाँ पे? रमन। फ्रॉम फ्रॉम आउट ऑफ दैट अकाउंट फॉर दी डिस्चार्ज। देखिए उस अकाउंट से मैंने बैंकर को कहा कि मेरे अकाउंट से मैं चेक ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे अकाउंट से इसको इतने रुपए पे कर देना। किस लिए पे कर देना? ध्यान से देखिए, फॉर डिस्चार्ज
in whole or in part of any debt or other liability. Very important. For discharge in whole or part of any debt or other liability. यानी कि जो ये चेक ड्रॉ किए जा रहे हैं 138 में सिर्फ और सिर्फ तब लाइबिलिटी बनेगी जब मैंने वो चेक दिया था अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, अदर लाइबिलिटी लिखा हुआ है ना, या फिर किसी डेट को डिस्चार्ज करने के लिए। अब ये डेट क्या होता है, ये लाइबिलिटी क्या होता है, आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ ही लेते हैं साथ के साथ। पहले देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, डेट और डेट ऑफ अदर लाइबिलिटी, और होगा ये, डेट और अदर लाइबिलिटी मींस लीगली एनफोर्सिएबल डेट और अदर लाइबिलिटी। यानी कि वो डेट और लाइबिलिटी क्या होने चाहिए, लीगली एनफोर्सिएबल होने चाहिए, तभी वो डेट और लाइबिलिटी में काउंट होगा। अगर कोई डेट है या लाइबिलिटी है बट इट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल, तो यहां पे कवर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 1 लाख रुपया देना है और वो अब से नहीं देना है, मैंने 20 साल पहले उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, मैंने पैसे नहीं दिए आपको, ना आपने मेरे ऊपर सूट फाइल किया। नाउ इट इज टाइम बार्ड। ये जो डेट है, ठीक है, मैंने देना है आपको पैसा, मेरी लाइबिलिटी है, बट ये क्या हो चुका है, टाइम बार्ड हो चुका है। क्या आप इसके लिए सूट फाइल कर सकते हो कोर्ट में जाके? नहीं, लिमिटेशन लॉ आपको बार कर रहा है। तो अब ये टाइम बार्ड डेट है, इसके लिए अगर मैंने क्या किया, 20 साल के बाद आपको एक चेक काट के दे दिया कि हमारा रिलेशन बना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जो पैसा देना था ये लो, पकड़िए चेक इसका। आपने चेक बैंक में लगाया और वो बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। अब अगर वो डिसऑनर हो गया है तो क्या 138 में आप सूट लेके आ सकते हो मेरे अगेंस्ट? सूट तो भले ही ले आना, मतलब सूट तो डल जाते होते हैं, बट आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। क्यों? यहाँ पे मैं अपना डिफेंस ले लूंगा कि यहाँ पे जो चेक है क्या होना चाहिए था, डिस्चार्ज। किस चीज के लिए? भले ही पूरा का पूरा डेट या फिर पार्ट ऑफ द डेट और अदर लाइबिलिटी। और डेट और अदर लाइबिलिटी क्या होता है? जो कि लीगली एनफोर्सिएबल होता है। जो टाइम बार डेट है दैट इज नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। तो उसके लिए अगर मैं किसी को चेक दे रहा हूं, हम लिखते हुए इसमें जजमेंट्स लिखेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, तो वो 138 में नहीं आएगा। उसके लिए अदर रेमेडीज में आप जाते रहिए, बट 138 में वो नहीं आने वाला है। दूसरी सिचुएशन, मैंने कई बार, आप वो मूवीज देखते हो, एक वो आमिर खान की मूवी थी, मैं देख रहा था, सिंघानिया नाम था उसका, क्या था कुछ है ना, संजय सिंघानिया, गजनी, गजनी मूवी का नाम है। उसमें क्या होता है, वो होता तो नहीं है, वो वो कर रहा होता है, पर्सोनेशन कर रहा होता है कि मैं यही हूँ इंसान, और चेक काट के दे देता है सामने वाले को। अब अगर वो चेक कैसे दिया, उसने चैरिटी में दिया, अब सपोज वो चेक बाउंस हो जाता है उसका, तो क्या जो वो चैरिटी वाले थे उसके अगेंस्ट 138 का मुकदमा ला सकते हैं? आंसर इज नो। रीजन? क्योंकि वो कोई लीगली रिकवरेबल, मतलब वो डिस्चार्ज ऑफ किसी डेट के लिए नहीं था और अदर लाइबिलिटी के लिए नहीं था। मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूं, पैसा देना है, मैं गिफ्ट में देना चाह रहा हूं, डोनेशन करना चाह रहा हूं, चैरिटी करना चाह रहा हूं, या फिर कोई डेट जो कि लीगली रिकवरेबल नहीं है, उसका अगर चेक बाउंस हो जाता है, मैंने चेक से पेमेंट किया, अगर वो बाउंस हो जाता है, तो उसका जो केस है इट इज नॉट मेंटेनेबल अंडर सेक्शन 138, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैंने चेक दिया है अनदर पर्सन को फ्रॉम आउट ऑफ दैट अकाउंट जो मैंने बैंक में मेंटेन किया हुआ है, वो दैट मस्ट बी फॉर डिस्चार्ज, भले ही होली और इन पार्ट ऑफ डेट और अदर लाइबिलिटी। और डेट और अदर लाइबिलिटी क्या होता है, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, विच इज लीगली एनफोर्सिएबल डेट। अगर कोई लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है तो फिर वो इसमें कवर नहीं होगा। जब इसके केसेस में हम लिखेंगे ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आगे देखिए, अदर लाइबिलिटी इज रिटर्न्ड बाय द बैंक अनपेड। मैंने यहां से देखिए स्टार्टिंग से, मैंने क्या किया, चेक ड्रॉ किया बाय अ पर्सन, यानी कि मैंने चेक ड्रॉ किया कहां पे, ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय मी, यानी कि मैंने जो बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन किया हुआ है कैनरा बैंक के साथ, मैंने उसका चेक काट के दिया। किसको दिया, किस पर्पस के लिए दिया? फॉर अ पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी। मैं सामने वाले को पैसा पे करना चाहता हूँ अनदर पर्सन को आउट ऑफ दैट अकाउंट। किस लिए? क्योंकि मैंने डिस्चार्ज करना है अपना डेट या फिर अदर लाइबिलिटी। बट जो मैंने चेक दिया ये क्या हो गया, ये बाउंस हो गया। देखिए
रिटर्न्ड बाय द बैंक अनपेड। रिटर्न्ड बाय द बैंक अनपेड का मतलब है वो डिसऑनर हो जाता है चेक। जब आप बैंक से पैसा लेने के लिए जाते हो वो चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है। अब अगर वो चेक बाउंस हो जाता है, ध्यान से देखिए किस वजह से, आइदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू द ऑनर ऑफ द चेक। चेक मैंने काट दिया 1 लाख रुपए का, अकाउंट में मेरे पड़े हुए 10,000 रुपए, तो वो चेक कभी क्लियर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मेरे पैसे ही अकाउंट में कम है। अगर अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है तो उस वजह से क्या हो जाएगा, वो चेक ऑनर नहीं हो पाएगा, वो डिसऑनर हो जाएगा। और दैट इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज्ड टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट मेड विद दैट बैंक। आप एक बैंक से ना एग्रीमेंट करते हो। एग्रीमेंट कैसे करते हो, देखो एग्रीमेंट आपने पढ़े हुए अगर आपको याद होगा, कॉन्ट्रैक्ट में ओरल भी होता है, रिटन भी होता है, इम्प्लाइड भी होता है। जब आप बैंक से चेकबुक इशू करवाते हो ना, कभी देखना उस चेक के साइड पे कहीं पे लिखा होता है वैलिड अप टू द अमाउंट ऑफ रुपीज दिस और लेसर अमाउंट। तो ये आप एक एग्रीमेंट कर रहे हो बैंक से कि ये चेक जो है वो 10 लाख तक या इतनी लाख रुपए तक की पेमेंट के लिए ही वैलिड है, उससे ऊपर की पेमेंट के लिए वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए चेक कैसा होता है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप चेक से पेमेंट करते हो, ये देखिए इसमें लिखा नहीं है, बट हो सकता है बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हो, या अगर आप एसबीआई बैंक का चेक देखोगे ना, इंटरनेट से निकालना रेंडम एसबीआई बैंक का चेक, तो उसमें देखना यहाँ पे जहाँ ये अमाउंट अकाउंट नंबर होता है ना, उसके यहाँ पे साइड पे लिखा होता है कि जो इसकी मतलब ये जो अमाउंट है मैक्सिमम कितनी है, 10 लाख और बिलो। इसमें नहीं लिखा हुआ, बट चेक पे जनरली यहाँ पे लिखा होती है वो चीज़, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई अमाउंट लिखी हुई है कि इतना या उससे बिलो अमाउंट का है, या फिर जब बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया था, या फिर जब आपने चेकबुक इशू करवाई है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आप फॉर्म साइन करके देते हो ना, वहां पे लिखा होगा कि जो पर चेक है वो इससे ज्यादा अमाउंट का नहीं हो सकता। तो चेक आप दे सकते हो मैक्सिमम 10 लाख का, आपने काट दिया 50 लाख का वो चेक, तो वो बाउंस होना तो कंफर्म्ड है, ऑनर नहीं होगा वो। तो ये दो चीज़ों की ही यहाँ पे बात हो रही है। वापस से आते हैं चेक के ऊपर। यहाँ पे इन दो चीज़ों की बात हो रही है। पहला, आइदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज insufficient to honor the check, or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by agreement made with the bank। यानी कि जो आपने एग्रीमेंट बैंक के साथ किया था उस अमाउंट को क्या कर रहा है, ये एक्सीड कर रहा है। तो दोनों सिचुएशन में चेक क्या हो रहा है, बाउंस हो रहा है। बेयर में भले ही ये दो सिचुएशंस को कवर कर रहा है, बट वी हैव नंबर ऑफ जजमेंट्स, इसके अलावा भी अगर चेक बाउंस हो रहा है तब भी फिर वो 138 में ही कवर होगा। आगे देखिए, सच पर्सन शेल। अब ये कौन से पर्सन की बात हो रही है, रमन की बात हो रही है जिसको चेक दिया गया था। सच पर्सन, देखिए ना यहाँ पे लिखा है ना, टू अनदर पर्सन, ये सच पर्सन की बात हो रही है। सच पर्सन शेल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन, नहीं सॉरी इसकी नहीं बात हो रही है, जिसने ड्रॉ किया था उसकी बात हो रही है। मैंने चेक ड्रॉ किया है तो मेरी बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि ड्रॉयर की बात हो रही है। सच पर्सन शेल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, ये माना जाएगा उसने क्या किया है, एक ऑफेंस किया है। एंड शेल विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक और विद बोथ। सबको याद होता है, लिख लेना बेयर एक्ट पे यहाँ पे कि पेनल्टी कितनी है, इम्प्रिजनमेंट कितनी है। इम्प्रिजनमेंट कितनी है, 2 years और ट्वाइस दी अमाउंट ऑफ चेक, अमाउंट ऑफ चेक और बोथ। अपने बेयर पे लिख लेना, याद रह जाएगा, ट्वाइस दी अमाउंट ऑफ चेक और बोथ। चांसेस रहते हैं कि यहाँ से पूछ लिया जाता है आपसे, बताइए कि कितनी पेनल्टी वगैरह है। बट हिमाचल प्रदेश के पेपर जब आप प्रीलिम्स देखोगे तो ये आने के कम चांसेस होते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा, आप देखिए ये जो प्रोविजन है, यानी कि यहाँ पे हम 2 years की बात कर रहे हैं, 2 साल तक की सजा हो सकती है चेक बाउंस पे।
ये पहले हुआ करता था 1 ईयर। जब ये चैप्टर हमारे पास आया, कब आया? 1880 सॉरी 1988 में जब ये चैप्टर हमारे पास आया, तो यहाँ पे कितनी इम्प्रिजनमेंट हुआ करती थी? 1 ईयर। बट लेटर ऑन क्या होता है, इसमें अमेंडमेंट हो जाती है। कौन से ईयर में? 2000। सेकंड जो अमेंडमेंट है कब हुई? 2002 में अमेंडमेंट होती है सेकंड वाली। तो 2002 की अमेंडमेंट से इस 1 ईयर को कर दिया गया 2 ईयर्स। तो आपसे 2 ईयर सबको रटा होता है, टिप्स पे होता है, तो ये मत सोचना प्रीलिम्स में यही पूछ लेगा 2 ईयर्स। पूछ सकता है, कम चांसेस है, बट आपसे पूछा जाएगा कि बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखो 4 लिखा है ना इसके ऊपर, आपके बेयर एक्ट में भी लिखा होगा। नीचे बेयर एक्ट के बॉटम में जाना, 4 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सब्सिट्यूटेड बाय एक्ट 55 ऑफ 2002। किससे? फॉर सर्टेन वर्ड्स। अब ये वर्ड्स यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ 1 ईयर से सब्सिट्यूट कर दिया गया 2 ईयर्स को। पहले 1 ईयर हुआ करती थी। आपसे एग्जाम में चांसेस रहेंगे, पहला चांस जो कि कम चांसेस है कि आपसे ये पूछेगा पनिशमेंट बताइए, 2 ईयर्स और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि बताइए कि जो ये पनिशमेंट ऑफ 2 ईयर है, अर्लियर इट वाज 1 ईयर। 1 ईयर को सब्सिट्यूट कर दिया गया वाईडी अमेंडमेंट एक्ट। कौन से एक्ट से? तो याद रख लेना सेकंड वाला, यानी कि 2002। और सबसे ज्यादा आने के जो चांसेस रहते हैं वो रहते हैं, आपसे पूछेगा बताइए कि 2002 की अमेंडमेंट से, क्योंकि यहां तक भी सबको आता होता है, 2002 की अमेंडमेंट से 1 ईयर की जो पेनल्टी थी उसको 2 ईयर्स कर दिया गया। उस एक्ट का नंबर बताइए, यानी कि एक्ट नंबर 55। हम बाकी जितने भी सिलेबस कर रहे हैं ना, वहां पे किसी में एक्ट नंबर याद नहीं रखने पड़ेंगे हमें, बट नेगोशिएबल में वो पूछता होता है। आप पिछले प्रीवियस ईयर के अगर पेपर उठा के देखोगे, टाइम एंड अगेन उसने ये पूछा हुआ है, तो याद रख लेना। आपको वैसे इस तरह से याद रह जाएगा, देखो 66 55 याद रह जाएगा, दोनों कंफ्यूज मत हो जाना। पहले वाला 66 है, दूसरे वाला 2002 वाला 55 है। अब 55 में उसने क्या किया, 1 ईयर की पनिशमेंट को 2 ईयर्स की पनिशमेंट से सब्सिट्यूट कर दिया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे 138 में? हम लाइबिलिटी पढ़ रहे हैं किस पर्सन की? जिसने चेक ड्रॉ किया था। मैंने चेक ड्रॉ किया किसके ऊपर? बैंकर के ऊपर। बैंकर को ऑर्डर किया कि पे कर देना मेरे अकाउंट में से, जो मैं आपके बैंक में मेंटेन कर रहा हूं, सामने वाले पर्सन को इतने रुपए। और वो चेक क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है। बैंक पे नहीं करता। किस वजह से पे नहीं करता? या तो मेरे अकाउंट में पैसे ही इनसफिशियंट है, या फिर मेरा जो एग्रीमेंट हुआ था बैंक के साथ, उस एग्रीमेंट से वो अमाउंट एक्सीड कर रही है। मेरा एग्रीमेंट हुआ था कि मैं एक चेक की जो अमाउंट है वो 10 लाख से ज्यादा नहीं होगी। एसबीआई बैंक के चेक देखना, उसमें लिखा होता है। और मैं चेक काट रहा हूं 50 लाख का, तो उस अमाउंट से एक्सीड कर रहा है, बाउंस होना ही होना है। तो ये दो सिचुएशन बेयर में दी हुई है। इसके अलावा भी अगर बाउंस होता है, वो सारी सिचुएशन यहाँ पे कवर हो रही है। तो अगर चेक डिसऑनर होता है तो मेरी लाइबिलिटी बनेगी। कितनी लाइबिलिटी है? 2 ईयर्स की पनिशमेंट, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ। तो ये दोनों चीजें हो सकती है। बट ये जो जो ये 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है, पहले 1 ईयर हुआ करता था, अब हो चुका है 2 ईयर्स। एक्ट नंबर 55 ऑफ 2002। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडेड दैट nothing contained in this section shall apply unless। now this is proviso, यानी कि ये जो प्रोविजन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इतनी पनिशमेंट इतना फाइन, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगी अगर ये कंडीशंस फुलफिल होगी। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी, लिखा ना उसने प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, यानी कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है जितना भी कुछ, नथिंग कंटेन्ड हेयर शेल अप्लाई अनलेस, ये अप्लाई ही नहीं होगा जब तक ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती। एंड दीज कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे प्रीलिम्स में स्पेसिफिक ये कंडीशन पूछ लेगा, और कंडीशन ऐसे नहीं बेयर पूछ लेगा। बताइए 138 ए में लिखा हुआ है ये प्रोवाइजो, 138 बी में लिखा हुआ है, या फिर सी में लिखा हुआ है। तो इसके नंबर्स भी आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। 10 तो सेक्शन है ना, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। देखिए इसमें
और मैं आपको बताऊं, ये इतना इजी एक्ट है ना, एक नंबर मत कटने देना यहाँ से। टिप्स पे कर लेना इसको, प्रीलिम्स पॉइंट से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए, और होगा भी नहीं अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हो उस चीज को, ठीक है। जो चीजें यहाँ पे अभी हमने नहीं भी कवर की है वो फिर राइटिंग वाले पोर्शन में हम कवर कर लेंगे। प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, फर्स्ट देखिए, द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 months from the date on which it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier. very very important. मैंने रमन को चेक दिया था ना, अब रमन को वो जो चेक है ना बैंक में कब तक लगाना है, मैंने आज की डेट से, सपोज कल की डेट से 1 जनवरी का चेक दिया मैंने, 1 जनवरी 2025। अब 6 महीने के अंदर या तो ये चेक प्रेजेंट करेगी बैंक में, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद याद रखना, 6 महीने कब कवर होंगे इसके अकॉर्डिंगली, 30th of June 2025 को कवर हो जाएंगे, 6 months कवर हो जाएंगे। अब देखिए, द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड, ये कंडीशन है, इसको चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, 6 months वहां पे एक्सपायर हो रहे हैं, फ्रॉम द डेट ऑन विच द चेक इज ड्रॉन, चेक फर्स्ट को ड्रॉ हुआ था, 6 months 30th को कवर हो जाएंगे, और यानी कि दिस, और विद इन अ पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, और विद इन अ पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, किसकी वैलिडिटी, वैलिडिटी ऑफ चेक, चेक की एक वैलिडिटी होती है, उस वैलिडिटी या फिर 6 months के पीरियड के बीच में, ये कौन सा पीरियड हुआ ऊपर वाला, 6 months का पीरियड, या फिर वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर लिखा हुआ है वहां पे। अगर सपोज कीजिए, वैसे एग्जांपल ले रहे हैं, अगर चेक वैलिड है वो 1 साल के लिए, तो यहाँ पे 1 साल की डेट आ जाएगी 31st of December 2025, तो अर्लियर डेट कौन सी है, ये वाली, तो इस डेट से पहले उसको चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा। बट अगर चेक की वैलिडिटी है 3 months, तब क्या होगा, तो फिर वो 3 months वाली डेट पहले आ जाएगी, तो विद इन 3 months उसको पेश करना होगा, और चेक पे ये वैलिडिटी की डेट लिखी होती है, अगर आप चेक को ध्यान से देखोगे, ये लिखा हुआ देखिए, वैलिड फॉर, क्या लिखा हुआ है, वैलिड फॉर 3 months ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे अगर ऐसा लिख दिया है 3 months, वहां पे 6 months दिया है, तो ये तो 3 months तक ही वैलिड रहना है, यानी कि विद इन द पीरियड ऑफ 3 months इसको पेश करना पड़ेगा। अगर आप बहुत पुराने चेक देखोगे ना, वहां पे 6 months लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये बैंक के ऊपर है कि वो कब तक उसको वैलिड रखना चाहता है, वैलिडिटी ये बैंक डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे आरबीआई डिसाइड करता है, सबको इंस्ट्रक्शंस जाती हैं। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ चेक है वो कब पेश करना है हमने बैंक में, या तो विद इन 6 months, कब से, जिस डेट को इशू हुआ है, अगर वो डेट है फर्स्ट ऑफ जनवरी 2025, तो इस डेट से या तो 6 months में, और वैलिडिटी पीरियड विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर वैलिडिटी पीरियड है, तो यहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर मुझे चेक पेश करना पड़ेगा। कितनी बारी, क्या मैं एक चेक मैंने जो बैंक को दिया और वो चेक मेरा बाउंस हो गया, क्या मैं उसको दोबारा पेश कर सकता हूँ, बाउंस हो चुका है, क्या मैं 10 दिन के बाद फिर से लगा दूं उसको, बिल्कुल लगा सकता हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शंस तो कहीं पे भी नहीं है ना। क्या फिर से सेकेंड टाइम बाउंस हो गया, मैं थर्ड टाइम लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। विद इन दिस पीरियड, नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बारी मैं लगाना चाहूं मैं उस चेक को लगा सकता हूँ, इसके ऊपर जजमेंट्स पढ़ेंगे हम। बेसिकली वो नंबर ऑफ टाइम्स क्यों लगाया जाता है उसके ऊपर भी आऊंगा, बट अभी के लिए याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि एक बारी चेक लगा दिया और वो डिसऑनर हो गया तो दोबारा आप बैंक में उसको नहीं लगा सकते हो, आप दोबारा लगाइए, चौथी बार लगाइए, 10 बार लगाइए, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कितनी भी बारी आप उसको लगा सकते हो, बट विद इन दिस पीरियड, कितना पीरियड, 6 months, और वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। ये मैंने आपको एक सैंपल दिखाया सिर्फ कि 3 महीने की वैलिडिटी है, बट जब एग्जाम में आपको आएगा वहां 3 months मत टिक कर देना, क्योंकि 3 months बैंकर ने दिया हुआ है, ये कहीं स्पेसिफाइड नहीं है। बेयर में क्या लिखा हुआ है, 6 months और वैलिडिटी ऑफ द चेक विच एवर इज, इसको टिक करना है आपको। भले ही 3 months वहां पे लिख रहा है ना, उसको मत कर देना, वो सिर्फ मैंने एक आपको सैंपल दिखाया।
आगे आगे देखिए, द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द check, as the case may be, makes a demand for the payment of the said amount of money by giving notice in writing to the drawer of the check within 30 days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the check as unpaid. This is the second condition. 138 में आपको कोर्ट में आने से पहले, और जब आप एज अ मैजिस्ट्रेट कल को काम करोगे ना, आपके पास ये केसेस आएंगे, डायरेक्टली एडमिट मत कर देना केसेस को। सबसे पहले ये जो कंडीशंस है ये फुलफिल हो रही है या नहीं, ये चेक करोगे आप। क्या जो उसने चेक प्रेजेंट किया था वो फर्स्ट क्लॉज का कंप्लायंस में किया या नहीं किया। सेकंड कंडीशन, क्या विद इन अ पीरियड ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज उसने नोटिस सर्व किया या नहीं किया। जब चेक बाउंस हो जाता है ना, जब चेक डिसऑनर हुआ, सपोज मैंने एक चेक दिया रमन को 1 जनवरी 25 को, और इसने सेम डे लगा दिया, 1 जनवरी को ही बैंक में लगा दिया। अब बैंक ने इसको 3 दिन के बाद यानी कि 3 जनवरी 25 को इसको एक बैंक का रिटर्न मीमो मिलता है। रिटर्न मीमो, उसमें लिखा होता है कि जो आपने चेक लगाया था वो क्या हो गया है, दैट हैज नॉट बीन ऑनर्ड, वो डिसऑनर हो गया। तो ये जो डेट ऑफ रिटर्न मीमो है ना, यहां से लेके 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज में, दिस इज द कंडीशन, 30 डेज में ये मेरे को एक नोटिस भेजेगी। जो ड्रॉअर ऑफ द चेक था ना, 30 डेज में इसको मुझे एक डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा कि आपका चेक बाउंस हो गया है, और लीगल नोटिस कह रहे हैं इसको हम, लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा, आपका चेक बाउंस हो गया, अगर आप ये पेमेंट नहीं करोगे तो मैं आपके ऊपर जो भी लीगल रेमेडीज है, जो भी लीगल एक्शन है वो प्रोसीड करूंगी। तो ये 30 डेज का नोटिस इज मैंडेटरी। आगे देखिए, द ड्रॉअर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट of the said amount of money to the payee, or as the case may be, to the holder in due course of the check within 15 days of the receipt of the said notice। इसने मुझे नोटिस दिया, जैसे 3 को देखो इसको रिटर्न मीमो मिला, इसने मुझे नोटिस दे दिया 4 को ही, हालांकि इसके पास 30 दिन का टाइम है, 30 डेज में कभी भी नोटिस दे सकती है। तो सपोज इसने 4 को मुझे नोटिस दे दिया। अब जो नोटिस मुझे 4 को मिला है ना, वो क्या है, डिमांड नोटिस है ना, लीगल नोटिस है। मुझसे पैसा मांगा जा रहा है कि आपका चेक बाउंस हो गया, मुझे पैसा दो, और मेरे को कितना टाइम दिया जा रहा है पैसा देने के लिए, 15 डेज। 15 डेज में मुझे क्या करना है, पेमेंट करनी है। 15 डेज में मुझे पेमेंट करनी है। जैसे ही वो नोटिस के पीरियड से, जब मेरे ऊपर उस नोटिस की सर्विस हो जाएगी, 15 डेज का पीरियड कब ओवर हो जाएगा, उसके बाद इसकी फेवर में क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। अब ये मेरे ऊपर केस फाइल कर सकती है, बट उससे पहले नहीं। आपके पास अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती भी है ना, जब आप मैजिस्ट्रेट सर्व कर रहे हो, तो आप उसको एडमिट मत कर लेना जब तक ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है, मैंडेटरी कंडीशंस। यहाँ पे बेसिकली जो रूल चलता होता है ना, वो चलता होता है 30 + 15 + 30 का। इस तरह से याद रख लेना। हमने ये दो तो पढ़ लिया है। क्या है ये, कि जब इसने, जब जब रिटर्न हुआ तो 30 डेज में, रिटर्न मेमो से 30 डेज में इसने क्या करना है, लीगल नोटिस मुझे भेजना है। अब जब लीगल नोटिस मुझे मिल गया तो मुझे 15 डेज में क्या करनी है, पेमेंट करनी है। और अगर मैं 15 डेज में पेमेंट नहीं करता तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। अब नेक्स्ट जो 30 डेज होंगे उसमें ये क्या कर सकती है, केस कंप्लेंट फाइल कर सकती है मेरे अगेंस्ट। तो यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड है, आगे पढ़ेंगे हम इसको। लिमिटेशन पीरियड भी कितना है, 30 डेज है। इसको जो सूट फाइल करना है वो 30 डेज में करना है। तो 30, 15, 30 याद रख लेना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जो लीगल नोटिस है मीमो से 30, मीमो देखा आपने कभी कैसा होता है, ये देखिए, जब चेक कोई बाउंस होता है ना, तो बैंक आपको रिटर्न मीमो भेजेगा। इस तरह का होता है ये।
जरूरी नहीं है यही फॉर्मेट होगा, हर बैंक का अलग फॉर्मेट हो सकता है। ये एसबीआई बैंक है। आप देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न मीमो रिपोर्ट। फिर डिटेल्स लिखी हुई है, बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच का लिखा हुआ है, प्रेजेंटिंग एड्रेस वगैरह ये सब लिखा हुआ है। टू, किसको भेजा जा रहा है, यहाँ पे जो जो पेई था, जिसने पेमेंट के लिए लगाया, मैं ड्रॉर था वहां पे, मैंने ड्रॉ किया चेक, ये पेई है, इसको मिलना है पैसा, बैंक ने पैसा देना है, मेरे अकाउंट से पैसा देना है। इसने चेक जब बैंक में लगाया, बैंक ने क्या कर दिया, बाउंस कर दिया, बाउंस हो गया वो। तो अब उसका नोटिस जाएगा किसको, पेई को। तो पेई को जब ये यहाँ पे आ जाएगा नाम टू रमन, ये फिर नंबर वगैरह है, डेट आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ जो डेट लगी हुई है, सपोज कीजिए इसने चेक लगाया था फर्स्ट को और फोर्थ को, इसको क्या हो गया, रिटर्न हो गया, वो बाउंस हो गया ना। तो 4 जनवरी, सॉरी 4 जनवरी 25 को इसको क्या जाता है, नोटिस जाता है, ये मीमो जाता है कि आपका चेक बाउंस हो गया। अब इस डेट से जब इसको मीमो मिल रहा है ना, इस डेट से क्या होगा, विद इन 30 डेज इसको क्या करना पड़ेगा, नोटिस सर्व करना पड़ेगा। किसके ऊपर, लीगल नोटिस है ये, लीगल नोटिस मेरे ऊपर, ड्रॉर के ऊपर। और उस नोटिस 30 दिन का टाइम है, भले ही अगले दिन कर दे, भले ही 30th डे में करे, ये फर्क नहीं पड़ता, बट विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज क्या करना पड़ेगा, नोटिस सर्व करना पड़ेगा। अब जैसे ही मेरे पास नोटिस मिल गया इसका, तो मुझे 15 डेज में क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट। कहां से काउंट होंगे 15 डेज, व्हेन नोटिस रिसीव्ड। अब यहां पे भी आप देखिए, नोटिस तो भेज दिया था इसने 4 तारीख को, 5 को भेज दिया, बट मुझे रिसीव हो रहा है 10 तारीख को। आप स्पीड पोस्ट से भेज रहे हो, पोस्ट से तो भेजोगे ना, तो उसमें जब आप ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालते हो तो डिलीवर्ड की डेट आ जाएगी वहां पे। तो वो जो डिलीवरी वाली डेट होगी वहां से 15 दिन काउंट होंगे। जब तक मुझे नोटिस ही नहीं मिला है पेमेंट का, तो काउंट थोड़ा ना हो सकते 15 दिन। तो 15 दिन काउंट होंगे, और जैसे ही वो 15 दिन एक्सपायर हो जाएंगे, इसका कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो जाएगा, और उसके बाद 30 डेज में मेरे ऊपर सूट फाइल किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया कि जो ए वाला क्लॉज था उसमें हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ टाइम्स आप प्रेजेंट कर सकते हो। जो चेक है वो जब बैंक को आपने प्रेजेंट करना है, या तो विद इन 6 मंथ्स, और वैलिडिटी ऑफ चेक विच एवर इज अर्लियर, इसी में करते हैं ना हम। अब आप देखिए, सपोज कीजिए मैंने रमन को चेक दिया 1 तारीख को, रमन ने 1 को ही लगा दिया, 4 तारीख को इसको रिटर्न मीमो आ गया बैंक का कि चेक बाउंस हो गया। अब हर कोई इतना विजिलेंट नहीं होता ना कि जैसे ही मीमो मिला और नोटिस भिजवा दिया, लोगों को पता भी नहीं होता। अब वो परेशान कि पैसा नहीं मिल रहा, ऐसे करते करते उसने, सपोज 2 महीने निकल गए, 2 मंथ्स यहाँ पे क्या हो चुके हैं, यानी कि 4 मार्च आ चुका है 25, तीन हो जाएंगे, नहीं 4 मार्च 25 आ गया है, 2 महीने खत्म हो चुके हैं। अब क्या ये मुझे ये लीगल नोटिस दे सकती है, आप खुद से देखिए, लीगल नोटिस कब देना है, 30 डेज, कब तक, डेट ऑफ मीमो से, और मीमो की डेट से अगर 30 डेज आप देखोगे तो वो अराउंड 3rd of February के आसपास आएगा। अब वो तो पीरियड निकल चुका है, अभी तो मार्च आ चुका है, तो अब ये नोटिस अगर देगी भी तो फिर वो कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही ना। बट अगर ध्यान से देखना, अब इसने किया कांटेक्ट किससे, एडवोकेट से, एडवोकेट साहब कहते हैं टेंशन मत लो, ये चेक दोबारा लगा दो। क्यों, आप देखिए, ये चेक अगर 3 मंथ्स तक भी वैलिड है, तब मार्च का पूरा महीना वैलिड है वो, और 6 मंथ्स तक अगर आप देखो तो जून तक है, विच एवर इज अर्लियर देखो, तो 31 मार्च तक हम एज्यूम करके चल रहे हैं वो क्या है, वैलिड है। और अभी कितनी डेट है, 4 मार्च, दोबारा लगाया जा सकता है। जैसे ही इसने चेक दोबारा से लगाया, एक और रिटर्न मीमो आ जाएगा, सपोज कीजिए इसने 5 तारीख को दोबारा से लगा दिया, और 10 तारीख को इसको फिर 10th of March 2025 को एक और मीमो मिल गया, रिटर्न मीमो। अब ये जो रिटर्न मीमो दोबारा से, सेकंड वाला जो रिटर्न मीमो है, अब उस पे भी डेट होगी, उस पे कौन सी डेट है, उस पे डेट है अब हमारे पास 10th of March 2025। अब ये डेट से लेके 30 डेज में इसको लीगल नोटिस सर्व करना है। तो वो जो पीरियड ऑफ सर्विंग है, यानी कि कंडीशन फुलफिल करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा।
तो आप नंबर ऑफ टाइम्स इसको लगा सकते हो, और लगाया इसलिए जाता है दोबारा से ताकि मेरा वो जो पीरियड है वो रिवाइव हो जाए, ताकि मैं 138 की जो कंडीशंस है केस फाइल करने से पहले, जो कंडीशंस है, 3 कंडीशंस है, वो फुलफिल हो जाए। 3 कंडीशन कौन कौन सी है, टिप्स पे याद रख लेना। ए वाले क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, वैलिड जो चेक है आपको प्रेजेंट करना है विद इन 6 मंथ्स, और वैलिडिटी ऑफ चेक विच एवर इज अर्लियर। क्लॉज ए में दिया हुआ है 138 की प्रोवाइजो के। फिर बी क्लॉज में क्या दिया हुआ है, 30 दिन में लीगल नोटिस दो, 15 दिन का टाइम मिलेगा पेमेंट के लिए, ये सी क्लोज में दिया हुआ है। ए बी सी तीनों याद रखने हैं टिप्स पे, क्योंकि स्पेसिफिकली वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। और 30 दिन में ही केस फाइल करना है, वो यहां नहीं लिखा हुआ, बट हम लेटर ऑन उसको पढ़ लेंगे। बट आप 1530 का रूल याद रखना ताकि कोई कंफ्यूजन हो ना जाए, ठीक है। 138 में वापस से आइए। ये देखिए यहाँ रीजन लिखा होता है, रिटर्न मीमो में लिखा हुआ है फंड्स इनसफिशिएंट, ठीक है। तो ये 138 है। अब इसमें अगर आप एक बारी ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 2 लोगों की बात की हुई है। द ड्रॉअर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी टू पेई। पेई कौन था, जिसको मैंने चेक दिया। और एज द केस में बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स समटाइम क्या होता है, देखो चेक भी अलग अलग तरह के होते हैं। चेक अलग अलग टाइप्स के किस तरह से होते हैं, आपने देखा होगा कई बार जब हम किसी को चेक देते हैं तो उस चेक को क्रॉस कर देते हैं इस तरह से ऊपर, और लिख भी देते हैं। कई लोग लिखते हैं, नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट पे ही, सेल्फ नहीं हो सकता। तो समटाइम्स क्या होता है, मैंने चेक दिया, उस पे लिख दिया सेल्फ। सेल्फ का मतलब, या कुछ भी नहीं दिया, ब्लैंक दे दिया रमन को। अब सेल्फ का वैसे मतलब है कि जिसके पास भी वो होगा उसको पे कर दोगे आप। मैं पे, मेरे लिए तो रमन थी ना, मैंने रमन को चेक दिया, बट इसने क्या किया, इसने बोला शुभानी को जाओ आप जाके बैंक से पैसा ले आओ। तो अब इसके पास है वो चेक, वो क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो भले ही इसने बैंक में लगाया, भले ही इसने बैंक में लगाया, अगर तो अकाउंट पे ही है ना, फिर तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने ड्रॉप बॉक्स में डाला, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बट अगर वो सेल्फ चेक है तो आपको बैंक में जाना पड़ता है, आप उनको चेक दोगे कैश काउंटर पे, फिर आपसे वो आईडी प्रूफ मांगेंगे कि कौन हो कौन नहीं, उनको पता होना चाहिए ना किसको पेमेंट की जा रही है। तो मैंने तो रमन को दिया था, पेमेंट शुभानी को की जा रही है बिकॉज शी इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। तो किसी को भी चेक दिया, अगर वो बाउंस हो गया, मैंने रीपेमेंट नहीं किया, तो उस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो आपको ये पूरा सेक्शन 138 याद रखना है। ये सिर्फ मैंने बेयर से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है आपको, जब हम इसको डिटेल में लिखेंगे बहुत कुछ है इसमें लिखने के लिए, 2 क्लासेस लिखवाते हुए ही लग जाएंगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप जो प्रैक्टिस भी करते हो, आपको पता है सबसे ज़्यादा केसेस 138 में ही आने हैं आपके पास। वो अलग बात है कि बाकी सेक्शंस को हम इसके साथ पढ़ेंगे। बाकी कौन से सेक्शंस देखिए, 139 एक बारी देख लीजिए, 147 तक सेक्शंस हैं, छोटा सा है ये टॉपिक, 4 से 5 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। बट मेंस में भी आना ही आना है, समझ लो, प्रीलिम्स में भी आना ही आना है। और प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन नहीं आना, काफ़ी क्वेश्चन आने हैं। उस हिसाब से इसको 5 क्वेश्चन भी अगर यहाँ से आते हैं ना, तो ये लॉटरी है आपकी बिल्कुल। एक भी नंबर कटने मत देना, क्योंकि बाकी के जो एक्ट है पता नहीं कहाँ से क्या पूछ रहा है, बट यहाँ से तो इतने में से ही आना है ना आपको, जो भी पूछा जाएगा। प्रिजम्पशन देखिए, 139 जो है वो प्रिजम्पशन की बात कर रहा है, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। प्रिजम्पशन क्या होता है, किसी चीज को प्रिज्यूम करना। आपको पता है ना, जब हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं, मैं अगर कोई फैक्ट को असर्ट कर रहा हूँ कोर्ट के सामने, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। बट अगर कहीं पे प्रिजम्पशन ले ली जाती है, जैसे कोर्ट में प्रिज्यूम या शेल प्रिज्यूम, तो मुझे बर्डन, मेरा जो बर्डन है, ओनस जो है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरी पार्टी के ऊपर। मुझे प्रूफ नहीं करना, कोर्ट ने प्रिज्यूम कर ली वहां पे वो चीज। तो यहाँ पे उस प्रिजम्पशन की बात कर रहा है वो, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, इट शेल बी प्रिज्यूम्ड। इट शेल बी, शेल प्रिजम्पशन है पहले तो, प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना। 3 तरह की प्रिजम्पशन होती है, एविडेंस लॉ में आप पढ़ते हो, मे, शेल एंड कंक्लूसिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है वो शेल है, यानी कि इट इज मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू प्रिज्यूम दिस। इट शेल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड का क्या मतलब हुआ,
दिस प्रिजम्पशन इज रिबर्टेबल। रिबर्टेबल यानी कि इसको डिसप्रूव किया जा सकता है अगर इसके अगेंस्ट हम एविडेंस दे देते हैं, बट कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करके चलेगा। अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड दैट द होल्डर ऑफ अ चेक रिसीव्ड द चेक फॉर द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 138 फॉर द डिस्चार्ज इन होल और पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। तो जब भी डेट और अदर लाइबिलिटी की बात हो रही है, मैंने आपको समझाई ये चीज, वैसे मैंने आपको बताया कि जो आप पेमेंट कर रहे हो ना, मैंने जो रमन को पेमेंट किया वो मेरे किसी डेट को या लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए होना चाहिए, भले ही पूरी की पूरी डेट या लाइबिलिटी या फिर इन पार्ट ऑफ दैट। अब वो क्या होता है क्या नहीं, एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ लिया, विच मस्ट बी लीगली मेंटेनेबल। अब यहां पे वो ये कह रहा है कि ये प्रिजम्पशन लेके चलेगा कोर्ट हमेशा कि जो आपने चेक दिया है उसको, वो लीगल उसके लिए, यानी कि वो मेंटेनेबल है। आपका डेट था वहां पे, आपकी लाइबिलिटी थी। तो मैंने आपको ये चीज बताई भी कि केस तो डल जाते होते हैं, बट फिर आप अपने डिफेंस में ये चीज ले सकते हो। तो केस तो डाल देगा सामने वाला आपके ऊपर, बट आप कहोगे कि ये तो मैंने डोनेशन में दिया था। कोर्ट ने प्रिजम्पशन लेनी है, मैंने रमन को चेक दिया, गिफ्ट दिया, चेक दे दिया, और अब इसने चेक लगा दिया, बाउंस हो गया। अब इसने मेरे ऊपर केस कर दिया। केस तो कर देगी, कोई बात नहीं। कोर्ट ये प्रिजम्पशन भी लेके चल रहा है कि ये जो मैंने चेक दिया था वो डिस्चार्ज ऑफ डेट और लाइबिलिटी के लिए था। और ये प्रिजम्पशन अगर कोर्ट लेके भी चल रहा है, बट दिस प्रिजम्पशन इज रिबर्टेबल प्रिजम्पशन, मैं एविडेंस लेके आऊंगा कि दैट इज नॉट फॉर एनी डिस्चार्ज ऑफ डेट और लाइबिलिटी। वो तो सिर्फ एक डोनेशन या एक गिफ्ट मैंने दिया था, तो वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा जो यहाँ पे कंडीशन है। प्रिजम्पशन है यहाँ पे, सिर्फ उसने प्रिज्यूम किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे शिफ्ट होता है, पहले वो पार्टी जो असर्ट करती है उसके ऊपर बर्डन होता है, फिर ओनस उसका शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट पार्टी के ऊपर। मैंने प्रूफ कर, मैं कोर्ट को कह रहा हूं कि सपोज कीजिए मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अब आपने कर दिया ब्रीच। मैं कोर्ट में केस कर रहा हूं आपके अगेंस्ट कि इसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट को, बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है कि इसने ब्रीच कर दिया। फिर मैंने प्रूफ कर दिया तो इसका ओनस शिफ्ट हो जाएगा आपके ऊपर। अब आप अपने डिफेंस में प्रूफ करोगे, मतलब मैंने जो चीज प्रूफ किया उसको डिसप्रूव करोगे आप एक तरह से। बट अगर कहीं पे कोर्ट प्रिजम्पशन ले लेता है, जहां पे प्रिजम्पशन होती है, तो जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता था वो क्या हो जाता है, वो वेव हो जाता है एक तरह से। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट ने प्रिजम्पशन ले लिया, डायरेक्टली सेकंड पार्टी जो है वो डिसप्रूव करेगी, उसको रिबर्ट करेगी उस चीज को। अब ये जो प्रिजम्पशन है इसमें लिख लीजिए, रेड विद सेक्शन 118 ए ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अभी पढ़ते हैं उसको भी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 100, वहां पे भी प्रिजम्पशन की बात हो रही है, वहां पे भी प्रिजम्पशंस की बात हो रही है, कंसिडरेशन वगैरह की बात हो रही है। अभी आते हैं उसके ऊपर भी, बस अभी के लिए याद रखिए, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपको एक चीज तो समझ आ रही होगी कि 138 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये डेट और लाइबिलिटी की वो बात कर रहा है। 139 में उसी चीज की प्रिजम्पशन है, 138 में वही चीज दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज आपको दिया हुआ है। तो अगर कोई क्वेश्चन बनता है ना यहाँ से, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और जो ऊपर ऊपर से बेयरएक्ट पढ़ के जाएगा, मेंस में नहीं लिख पाएगा। क्या लिख दोगे जब आपने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा? अभी तो आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा है इसको, हालांकि आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो गई ना कि हाँ डेट और लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए होना चाहिए। बट इसको विद द हेल्प ऑफ केसेस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हम डिटेल में देखते हैं अभी थोड़ी देर में। फिर आगे देखिए, डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड, डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138। मैंने रमन को चेक दिया, वो मेरा चेक बाउंस हो गया। रमन ने जब उसको रिटर्न मीमो मिला, 30 डेज के अंदर मेरे को लीगल नोटिस दे दिया। 15 दिन का पेमेंट का टाइम दिया था, मैंने पैसे 15 दिन में नहीं पे किए। अगले 30 दिन के अंदर उसने मेरे ऊपर केस कर दिया। अब जब मेरे ऊपर उसने केस कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, डिफेंस तो लूंगा ना अपना। जब मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा, दीज डिफेंसेस आर नॉट अलाउड। मैं ये डिफेंस नहीं ले सकता हूं। क्या डिफेंस नहीं ले सकता हूं? इट शेल नॉट बी अ डिफेंस, इट शेल नॉट बी अ डिफेंस इन प्रोसिक्यूशन
फॉर एन अफेंस अंडर सेक्शन 138, जब इसने मेरे ऊपर 138 का मुकदमा डाला तो मैं ये डिफेंस नहीं लूंगा दैट द ड्रॉर हैड नो रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव क्या होता है? मेंजरिया, इंटेंशंस की बात हो रही है यहाँ पे, कि मेरा कोई रीजन टू बिलीव ही नहीं था व्हेन he issued the check that the check may be dishonored on presentation for the reason stated in that section, कि वो इस वजह से डिसऑनर हो जाएगा, मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, इनसफिशिएंट फंड्स हैं, तो मेरे पास कोई रीजन टू बिलीव ही नहीं था, मेरा कोई मेंजरिया ही नहीं था, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंजरिया, एब्सेंस ऑफ मेंजरिया इज नो डिफेंस। लिख लेना ये चीजें बेयर एक्ट के ऊपर ही, एब्सेंस ऑफ मेंजरिया इज नॉट अ डिफेंस। तो अब आपको ये चीज समझ लग गई है। मैंने रमन को चेक दिया, अब तीनों सेक्शन को एक साथ पढ़ रहे हैं। मैंने रमन को चेक दिया, मैं ड्रॉर हूं, रमन ड्रॉई हो जाएगी, सॉरी पेई हो जाएगी, मेरा बैंक जो है वो ड्रॉई हो जाएगा। अब रमन ने वो चेक मेरे बैंक को दिया, बैंक ने क्या किया? डिसऑनर कर दिया, बाउंस कर दिया। या तो मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे या फिर वो उस अमाउंट को एक्सीड कर रहा था जो मैंने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, और रमन को रिटर्न मीमो दे दिया उन्होंने। अब रमन को जो रिटर्न मीमो मिला है, पहली बात वो जो चेक इसने प्रेजेंट किया था ना बैंक में, ये ना हो कि 3 महीने यानी कि जो वैलिडिटी है उसकी, ये 6 मंथ उसके बाद किया हो। अगर उस वजह से डिसऑनर हो रहा है तब फिर 138 का मुकदमा नहीं बनेगा। मैंने 1 जनवरी 25 को रमन को चेक दिया, ये लगा रही है 1 जनवरी 26 में जाके, तो साल भर हो गया ना, 6 मंथ्स और वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर, तो वो पीरियड तो निकल चुका है, तो आपने बाद में प्रेजेंट किया, और अगर अब डिसऑनर हो गया 138 में नहीं आ सकते, क्योंकि वो 3 तो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी ना। जब आप एज अ मजिस्ट्रेट कल को सर्व करोगे, आपके पास जितने भी केसेस आएंगे वो 3 कंडीशन सबसे पहले चेक करोगे। अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तब दूसरी पार्टी को समन करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। दूसरी कंडीशन, अब रिटर्न मीमो इसके पास आ गया है, इसने 30 डेज में मुझे लीगल नोटिस देना है। 30 डेज में लीगल नोटिस दे दिया, मैंने 15 दिन में पैसे नहीं पे किए इसको। अब नेक्स्ट 30 डेज में ये क्या करेगी? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 15 डेज जो लीगल नोटिस वाले हैं, 30 दिन के अंदर इसको मेरे ऊपर 138 का मुकदमा लेके आना है। अब 138 में जब इसने केस फाइल किया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, सपोज शाइन जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो इसकी कोर्ट में जाती है और केस फाइल कर दिया। अब सबसे पहले इसको क्या देखना है? शाइन को वो 3 कंडीशन देखनी है, फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। अब हो रही है तो इसने नोटिस इशू कर दिया दूसरे वाले पार्टी को, सम्मन्स इशू कर दिए। अब मेरे पास सम्मन आ गए कि अरे मेरा चेक बाउंस हो गया था, अब कोर्ट में तो जाना पड़ेगा। अब जब इसने ये केस फाइल किया था ना, जब कोर्ट में केस चलेगा, रमन को ये चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है कोर्ट में कि मैंने जो ये, सॉरी, जो ये चेक दिया था, मैंने जो इसको चेक दिया था, दैट वाज फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट और अदर लाइबिलिटी। ये इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट शेल प्रिज्यूम, 138(9) में पढ़ लिया हमने, 139 में कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा कि वो लीगल डिस्चार्ज के लिए ही था। अब वो डिस्चार्ज के लिए प्रिजम्पशन ले लिया, मेरे ऊपर ओनर शिफ्ट हो जाएगा, मैं डिस्प्रूव करूंगा कि ये तो इस चीज के लिए था ही नहीं, डिफेंस ले सकता हूँ। बट जब मैं अपने डिफेंसेस कोर्ट में लूंगा तो 140 सेक्शन में ये चीज लिखी हुई है, मैं ये डिफेंस नहीं ले सकता। अगर मैं कह रहा हूँ ना जज साहब को, मतलब शाइन को, कि देखो जज साहब, मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है, मेरे पास कोई रीजन टू बिलीव ही नहीं था, मेरा तो मेंजरिया ही एब्सेंट है यहाँ पे, तो ये कहेगी आगे कि 140 सेक्शन पढ़ लीजिए, एब्सेंस ऑफ मेंजरिया इज नो डिफेंस। तो ये 3 सेक्शन एक तो आपको टिप्स पे याद रखने हैं, नेक्स्ट पे नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको हम समराइज करके लिखेंगे कुछ थोड़ा सा, ठीक है? हाँ जी। हाँ। आप डाल लीजिए। पीडीसी, पोस्ट डेटेड, पीडीसी चेक देते होते हैं हम कई बार, 6 महीने की डेट डाल देते हैं उसमें, तो वो 6 महीने के बाद काउंट होगा। इंस्ट्रूमेंट पे जो डेट डली होगी वो डेट मानी जाती है। हम्म। हम्म। चेक पे डेट अपने आप डाल लो, आप बिना डेट के नहीं लगाओगे आप कोर्ट में उसमें।
हम्म। ठीक है। हाँ। हम्म। 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 बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहना ये है कि मैंने इनको जो चेक दिया उस पर डेट ही नहीं है। अब ये साल के बाद उसमें क्या कर रही है, डेट भर के चेक लगा रही है बैंक में, और वो बाउंस हो गया। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मर्जी लगाइए आप। वो डेट वो मानी जाएगी जो चेक के ऊपर डली होगी। बिना डेट के लगा देते हो, कुछ उसमें करेक्शन वगैरह करते हो, फिर भी चेक बाउंस हो जाते होते हैं। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंगली जो डेट अगर आप 1 साल के बाद भी उसमें डाल रहे हो, उस डेट से वो इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी मानी जाएगी। ठीक है। ऑनलाइन में डाउट है। हिमांशु, अगर बैंकिंग पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉज अमेंडमेंट एक्ट। हम्म। चलिए इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे। अभी आज लिखने का नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास भी है ना, तो कल की क्लास में लिखने से स्टार्ट करेंगे। ये 3 सेक्शन बेयर से पढ़ लेना, लिखते हुए इसमें बहुत कुछ लिख देंगे, इस हिसाब से लिखेंगे कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है। अभी के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 11 बजे। बी